नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ उपन्यास विधा में भी आंचलिक उपन्यास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज निसंकोच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई संदेह करने की कहीं पर भी जो एक गुंजाइश होती है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो नवीन पैटर्न पर आधारित और स्वयं के द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर है। यूँ नहीं है कि कहीं से भी आपको उठा के किसी भी प्रैक्टिस साइट से या यूँ ही आपसे पैसे ले लिए और फिर उसके बाद में, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज पेड है। 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर देते हैं और इन 50 टेस्ट पेपरों में जो प्रश्नों की संख्या है, वैसे तो टोटल मिलाएंगे तो आप 6250 प्रश्न बैठेंगे, और अगर इनका जब आप विश्लेषित करके प्रश्नों पे जाएंगे तो कम से कम 15 से 20 हज़ार प्रश्न आपके पास तैयार होंगे। और इसी के साथ में प्रश्न कैसे बन सकते हैं जो आपने पढ़ा है, ये सब आपको टेस्ट के माध्यम से आप क्लियर कर ले जाएंगे। यानी कि अगर आप ये 50 टेस्ट पेपर तैयार सोल्व कर लेते हैं, 50 टेस्ट पेपर आप दे देते हैं, तो आपको परीक्षा में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर कैसे आएगा, पेपर कैसे बनता है, हमने केशव दास को पढ़ा है, बिहारी को पढ़ा है, लेकिन वहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, ये सब आपको परेशान होने की उस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इंक्वायरी नंबर दे रखा है, या तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, या फिर हमारा एक दूसरा नंबर है वो हम आपको क्लास के अंत में देंगे। तब तक आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। चलिए, आज की बात कर रहे थे आज के उपन्यासों में। आज हम बात कर रहे हैं आंचलिक उपन्यास। इससे पहले बता दें, जो पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास हमने पढ़े थे उसमें थोड़ा जल्दी से हमसे शिव प्रसाद सिंह छूट गए हैं, और शिव प्रसाद सिंह को हम इस क्लास के अंतिम में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास वैसे जो माना जाता है वो देहाती दुनिया को माना गया है, शिव पूजन सहाय का। लेकिन शिव पूजन सहाय के उपन्यास को किसने माना है देहाती दुनिया को? पहला आंचलिक उपन्यास NCERT आपकी मानती है। यदि आप KVS और नवोदय की परीक्षा दे रहे हैं तब आप मान के चलिएगा कि आपको अगर प्रथम आंचलिक उपन्यास, हालांकि इतना सरल प्रश्न बनेगा नहीं, अगर फिर भी बन जाता है तो या तो इस प्रश्न पे F लगेगा, और नहीं तो यदि विकल्प में आपके क्या कहते हैं शिव पूजन सहाय जी का देहाती दुनिया है, तब आप उसी को टिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी NCERT मानी हुई है, और NCERT में शिव पूजन सहाय लगे हुए हैं, उनकी रचनाएं लगी हुई हैं, तो वहाँ पे भी स्पष्ट से दिया हुआ है। ठीक है, और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में NCERT चलती है, तो उसी मानक के अनुसार वो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित जो देहाती दुनिया है उसको पहला आंचलिक उपन्यास मानेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप अन्य की बात करें, आप उत्तराखंड, राजस्थान या UP या किसी अन्य राज्य में यदि परीक्षाएं दे रहे हैं KBS और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को छोड़कर, तो आपको पहले जो आंचलिक उपन्यासकार लगाने हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी। और उपन्यास की यदि बात करें तो 1954 का जो इनका उपन्यास है मैला आंचल, ये पहला उपन्यास है आंचलिक। ठीक है, अगर यूं ही आपसे प्रश्न बन जाता है तो आपको मैला आंचल लगाना होगा। यदि आपसे प्रश्न बनता है केंद्रीय विद्यालय के साक्षात्कार में, नवोदय विद्यालय के साक्षात्कार में, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में, तब आपको शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया लगाना है। क्यों? क्योंकि NCERT उसको मानी बैठी है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप उत्तर प्रदेश चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पेपर को हल कर रहे हैं और उसमें आप देहाती दुनिया को लगा देते हैं, तो वहाँ पे आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की। तो 1921 में इनका जन्म हुआ है, 1977 में इनका निधन हुआ है। मैला आंचल, अगर आपने इसको गलत किया तो जैसे गोदान को गलत करके हमने बताया था कि आप बाहर हो जाइएगा, वैसे इससे भी आप बाहर कर लीजिएगा अपने आप को। 1954 समय है, और इसमें पूर्णिया जिले में जो मैरीगंज गांव है उसका इसमें चित्रण किया गया है, और मैरीगंज जो गांव है वही इसमें अंचल है। ठीक है, अंचल ही इसमें पात्र रहता है आंचलिक उपन्यासों में। पात्रों में यदि बात करें हम तो डॉक्टर प्रशांत हैं, कमली है, बावनदास हैं, लक्ष्मी है, कालीचरण है, और भी अन्यत्र पात्र हैं। और यदि बात की जाए तो इसमें कुल पात्रों की संख्या जो है मैला आंचल में 252 है। अब ये सोचने वाली भी बात है कि 252 पात्रों को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कैसे याद किया भाई। एक
कथा क्षेत्र में उन्होंने 252 पात्रों को याद रखा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं परती परी कथा। 1957 का है और इसमें परान गांव पर ये आधारित है, और ये जो परान गांव है ये भी पूर्णिया का ही है। दीर्घ तपा 1963 का है। जुलूस 1965 का है, और जुलूस में बांग्लादेश से जो आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं उनका जो संघर्ष है उसका चित्रण किया गया है। कितने चौराहे 1966 का है। पलटू बाबू रोड 1979 का है, और पलटू बाबू रोड में पूर्णिया जिले में एक गांव है पलटू बाबू रोड, और ये एक तरीके से कस्बाई गांव क्षेत्र है, और इसका कस्बाई क्षेत्र का या कस्बाई संस्कृति का यहाँ पे चित्रण किया गया है। राम रतन राय ये इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, और इसी के साथ में बात कर लेते हैं रेणु रचनावली। ठीक है, रेणु रचनावली प्रकाशित हुई है, इसके संपादक जो है भारत यायावर हैं। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के विषय में उपन्यासों का यही था, और किसी भी उपन्यास को आप इनके नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यासकारों की ओर। जितना परीक्षा में सफिशिएंट है उतना ही हम आपको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाने का औचित्य नहीं है। जितना प्रश्न बनेगा उतना ही आप पढ़िए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगले उपन्यासकारों में। थोड़ा तेजी से देखिए, अगर किसी का क्षेत्र हमसे छूट विशेष जाएगा और हमें लगेगा कि परीक्षा उपयोगी है तो वो परीक्षा प्रश्न पत्र में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा। देवेंद्र सत्यार्थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 750 रुपये है, आप ले लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अनेक बेनिफिट आपको होंगे। उपन्यासों में बात करें तो पहला है रथ के पहिए। रथ के पहिए 1952 का है। दूसरे नंबर पे बात करें तो कठपुतली 1954, कठपुतली 1954। तीसरे नंबर पे बात करें तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 1956। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो दूधगाछ, दूधगाछ की बात करें तो 1958 का है। पांचवे में है कथा कहो उर्वशी 1961, कथा कहो उर्वशी 1961। और छठे नंबर पे बात करें तो तेरी कसम सतलुज 1988, तेरी कसम सतलुज 1988। आगे बात करते हैं रुद्रकाशिकेय। रुद्रकाशिकेय की बात करें तो इनका है बहती गंगा, बहती गंगा काशी पर 1952। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे अगले उपन्यासकार में बात करते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की यदि बात करें तो इनका है 1898 से, इनका समय जो है 1898 से 1966 इनका समय ठहरता है। उपन्यासों में बात करें तो पहला है नए मोड़, नए मोड़ की यदि बात करें तो आपका 1954 में है। दूसरा है सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य मुंबई के जीवन पर आधारित है, 1956। लोक परलोक 1958, लोक परलोक 1958। फोर्थ नंबर पे बात करें तो शेष अशेष, शेष अशेष 1960। पांचवें नंबर पे बात करें तो दो अध्याय 1963। महत्वपूर्ण में बात करें देवेंद्र सत्यार्थी की तो रथ के पहिए पढ़े रहिएगा। कठपुतली ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर आधारित है। और दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज भी आप पढ़े रहिएगा। रुद्रकाशिकेय का एक ही है, महत्वपूर्ण है बहती गंगा। उदय शंकर भट्ट की बात करें तो नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, इनके भी सभी आप पढ़े रहिएगा। ठीक है, अब आप इन उपन्यासकारों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले उपन्यासकारों में बात कर लेते हैं बलभद्र ठाकुर।
बलभद्र ठाकुर की यदि बात करें तो मुक्तावली, मुक्तावली की बात करें तो 1959 का है और ये मणिपुर का जो जनजीवन है उसकी संस्कृति पर आधारित है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो नेपाल की वो बेटी, नेपाल की वो बेटी, और समय की बात करें तो 1959 में है। और ये नेपाल की वो बेटी यानी कि नेपाल में एक जनजाति है टुंडियाल जाति, उस पर आधारित है। तीसरे उपन्यास की बात करें तो देवताओं के देश में, देवताओं के देश में 1960 में, और ये कुल्लू का जो कुल्लू मनाली है उसका जो पर्वतीय जीवन है उस पर आधारित है। घने और बने 1961, घने और बने 1961। पांचवें नंबर पे बात करें तो लहरों की छाती पर, लहरों की छाती पर का समय 1962 है और ये लहरों की छाती पर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उस पर ये जनजीवन पर आधारित है। अगले उपन्यासकार में बात कर लेते हैं राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी त्रसित। राजेंद्र अवस्थी त्रसित अवस्थी जी का उपनाम है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। 1930 से 2009 इनका समय ठहरता है। उपन्यासों में बात करें तो सूरज किरण की छांव में 1959, सूरज किरण की छांव में 1959। और ये जो उपन्यास है ये बस्तर जिले के आदिवासी गोंड जो जनजाति है उस पर आधारित है। और जंगल के फूल, ये भी इसी पर आधारित है। जंगल के फूल बस्तर जिले की जो आदिवासी जनजाति है उस पर। ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं उतरती ज्वार की सीपियाँ, उतरते ज्वार की सीपियाँ, उतरती ज्वार की सीपियाँ 1968। फोर्थ नंबर पे बात करें तो जाने कितनी आंखें, जाने कितनी आंखें 1969। बहता हुआ पानी 1971, बहता हुआ पानी 1971। छठे नंबर पे बात करें तो बीमार शहर, बीमार शहर 1973 है। सातवें नंबर पे बात करें तो अकेली आवाज़ 1976, अकेली आवाज़ 1976। आठवें नंबर पे बात करें तो मछली बाजार, मछली बाजार 1977। और मछली बाजार एक जौनपुर में जगह भी है, शायद तहसील है, मुझे ध्यान आ रहा है। नवा है एक रजनीगंधा चोरी, एक रजनीगंधा चोरी 1985 का इनका ये उपन्यास है। ठीक है। चलिए आप इन्हीं का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखेंगे। काफ़ी बड़े उपन्यासकार हैं शैलेश मटियानी जी को। बलभद्र ठाकुर की बात करें तो मुक्तावली आप पढ़े रहिएगा, नेपाल की वो बेटी। ठीक है। देवताओं के देश में, घने और बने, लहरों की छाती पर महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। राजेंद्र अवस्थी त्रसित की बात करें तो 1930 में जन्म हुआ है, 2009 में निधन। सूरज किरण की छांव में महत्वपूर्ण है 1959 का। जंगल के फूल 1960 का। उतरती ज्वार की सीपियाँ 1968। जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी भी इनका महत्वपूर्ण है। कुल मिला के राजेंद्र अवस्थी त्रसित थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। और बीमार शहर 1973, अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1978। ठीक है। मछली बाजार इसलिए, अगर कोई जौनपुर के क्षेत्र का कोई एक्सपर्ट बैठा तो हो सकता है वो अपने क्षेत्र को उठा के ही यहाँ पे प्रश्न में रख दें। ठीक है। तब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं अगले बहुत चर्चित और काफ़ी विस्तृत उपन्यासकार को। चलिए
शैलेश मटियानी जी का क्षेत्र हम पढ़ाते हुए, उपन्यास लिखते हुए बोल के चले जाएंगे। आपको जिनका उपन्यास का क्षेत्र लिखना है आप लिख लीजिएगा रोक के वीडियो को, ठीक है। स्लो मोशन में कर लीजिएगा और आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं शैलेश मटियानी जी की। शैलेश मटियानी, समय की बात करें तो 1931 से 2001 इनका समय ठहरता है। पहले उपन्यास में बात करें तो बोरी बली से बोरी बंदर तक, बोरी बली से बोरी बंदर तक, बोरी बली से बोरी बंदर तक 1959 ये इनका बम्बई की जनजीवन पर आधारित है। कबूतर खाना 1959, कबूतर खाना ये भी 1959 में है और ये भी भूलेश्वर मोहल्ले के जनजीवन पर आधारित है। तीसरा है हौलदार, हौलदार की बात करें तो 1960 का है, ठीक है। और ये अल्मोड़ा के अंचल जिले पर आधारित है, यानी कि पहाड़ी संस्कृति से संबंधित है। चौथे नंबर पे बात करें तो किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, इसका जो समय है 1960 का है और ये मुंबई की जो सेठानियाँ होती हैं उन पर आधारित है, ठीक है, जो अनैतिक यौनाचार करती हैं इस लड़कियों का। पांचवें नंबर पे बात करें तिरिया भली न काट की, तिरिया भली न काठ की, समय की बात करें तो 1961 है। छठे नंबर पे बात करें तो चिट्ठीर सेन, चठीर सेन, चठीर सेन की बात करें तो 1961 का है और ये नारी को केंद्र में करके लिखा गया है। सातवें नंबर पे बात करें तो चौथी मुट्ठी, चौथी मुट्ठी, चौथी मुट्ठी की बात करें तो 1962 की है। आठवें नंबर पे है आपका बारूद और बचूली, बारूद और बचूली, समय की यदि बात करें तो 1962 का है ये भी। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो मुख सरोवर के हंस, ये भी 62 का है। मुख सरोवर के हंस 1962 का है। 10वें नंबर पे बात करें तो एक मूठ सरसों 1962 का, एक मूठ सरसों 1962 का है, ठीक है। और ये जो संस्कार होते हैं वर्ण मतलब बच्चे के, उस पर आधारित है। 11वें नंबर पे कोई अजनबी नहीं, कोई अजनबी नहीं, समय की बात करें तो 1966 है। 12वें नंबर पे दो बूंद जल, दो बूंद जल की यदि बात करें तो ये 1966 का है। 13वें नंबर पे बात करें तो दो दुखों का एक सुख 1966, दो दुखों का एक सुख 1966। 14 नंबर पे बात करें तो भागे हुए लोग 1966, भागे हुए लोग 1966। 15वें नंबर पे बात करें तो पुनर्जन्म के बाद 1970, पुनर्जन्म के बाद 1970। जल तरंग 1973, जल तरंग 1973। 17वें नंबर पे बात करें तो बर्फ गिर चुकने के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद 1975। उगते सूरज की किरण 1976, उगते सूरज की किरण, उगते सूरज की किरण 1976। छोटे छोटे पक्षी 1977, छोटे छोटे पक्षी 1977। रमली 1978,
रमली 1978। सर्पगंधा की यदि बात करें तो 1979, और ये पर्वतीय क्षेत्र में जो दलित समाज है उस पर है। 22वें नंबर पे बात करें तो आकाश कितना अनंत है। आकाश कितना अनंत है 1979। उत्तरकांड की यदि बात करें तो उत्तरकांड का समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगली बात कर लेते हैं डेरे वाले की बात करें तो 1980। 25वें नंबर पे है सवितरी। आगे है 52 नदियों का एक संगम। 52 नदियों का संगम, और 52 नदियों का संगम जो है ये वेश्या जीवन से संबंधित है 1981 का। ठीक है, वेश्या जो होती हैं और उनके जो दलाल होते हैं उनसे संबंधित है। और 27वें नंबर पे बात करें तो अर्धकुंभ की यात्रा। 28वें पे बात करें तो मुठभेड़ 1983 का। मुठभेड़ 1983 का, और ये जो है सरकारी जो दफ्तर में लोग रहते हैं उनकी कोई मानसिकता नहीं है, उनमें संवेदनाएं नहीं हैं। और माया सरोवर की यदि बात करें तो 1987 का है, और ये स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित है। और 30वां जो उपन्यास है वो है आपका चंद औरतों का शहर। चंद औरतों का शहर, और इसका समय जो है 1992 है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखेंगे, अगर किसी को पढ़ना होगा तो आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में देख लेते हैं, क्योंकि इस बेशक समय कम, क्लास का टाइमिंग कम रहेगा, लेकिन एक इतने बड़े लेखक को पढ़ना, उपन्यासकार को, अपने में बहुत बड़ी बात है। 30 उपन्यास हैं इनके। चलिए बात करते हैं बोरीवली से बोरीबंदर तक 1959 का। महत्वपूर्ण है, और इसमें मुंबई की बात करें, पहले बम्बई था, मुंबई हो गया है। तो मुंबई में जो भगदौड़ भरी आधुनिक ज़िंदगी है उसका इसमें यथार्थ वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कबूतर खाना महत्वपूर्ण है 1959 का, और इसमें मुंबई के जो भूलेश्वर एक मोहल्ला है उसका वर्णन इसमें किया गया है। उसमें जो व्यक्ति रहते हैं मध्यवर्गीय लोग। हौलदार की बात करें तो हौलदार इनका जो है एक तरीके से कहा जाए 1960 का, तो ये आंचलिक उपन्यास है। एक को अल्मोड़ा जिले का एक अंचल है, उसमें पंगू, ठीक है, पंगू पात्र है एक पंगू, उसकी मानसिक यातना का यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, किस्सा नर्मदा वैन गंगूबाई 1960 महत्वपूर्ण है। किस लिए? क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जो सेठानियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी जो कारोबारी लोग होते हैं, उनकी जो पत्नियाँ होती हैं वो किस तरह, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीरियल में भी इस चीज़ों को दिखाया जाता है कि कैसे कोई लड़की गांव से जाती है किसी शहर में अभिनेत्री बनने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो गलत चुंगल में फंस जाती है, या फिर चंगुल में ना फंसकर कोई किसी विपरीत परिस्थिति में घर से निकल जाती है, और कुछ दलाल जैसे कि अपहरण भी हो जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं, फिर उनको वेश्यावृत्ति में उतार देते हैं। ठीक है, और वो किस तरह उनसे पैसा कमाती हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है। किस्सा नर्मदा वैन गंगूबाई में 1960 में। तिरिया भली ना काठ की 1960 का, आप छोड़ भी सकते हैं, पढ़े रहिएगा। लेकिन चिट्ठीर सेन, ठीक है, तो चिट्ठीर सेन, इसमें नारी की अभिशप्त मानसिकता का चित्रण किया गया है, थोड़ा सा मोस्ट है। चौथी मुट्ठी 1962 का है, पढ़े रहिएगा, और ये भी कुमाऊं क्षेत्र पर है। ठीक है, ये कुमाऊं पर है, उत्तराखंड। चौथी मुट्ठी कुमाऊं पर है, और ये भी इनका कुमाऊं पर है।
ठीक है, तो 3 उपन्यास ये इनके कुमाऊं पर हैं और यहीं से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी जी का कौन सा उपन्यास कुमाऊं क्षेत्र पर आधारित नहीं है। तो आपका बोरीवली से बोरीबंदर तक मुंबई क्षेत्र पर आधारित है, ठीक है। या यहीं पे प्रश्न घुमा देगा कि निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी का मुंबई क्षेत्र पर आधारित उपन्यास नहीं है, क्योंकि कई उपन्यास इन्होंने मुंबई क्षेत्र पर लिखे हैं। तो हो सकता है चिट्ठीर सेन या चौथी मुट्ठी या हौलदार ये विकल्प में एक रहे उसमें से, बाकी 3 विकल्प अन्यत्र रहे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपकी चौथी मुट्ठी के बाद में बारूद और बचूली 1962 का, मुख सरोवर के हंस 1962 का। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें ये भी कुमाऊं क्षेत्र में एक अजित वफोल थे। अजित वफोल एक लोक कथाकार थे, तो उनके जीवन पर आधारित है मुख सरोवर के हंस, ठीक है। और एक ये कहा जाए तो जीवनी परक भी हो सकता है। एक मूठ सरसों 1962 का है। एक मूठ सरसों की बात करें तो ये भी एक जो शिशु होता है, शिशु के जो संस्कार होते हैं, जैसे होता है ना पहले जो संस्कार होते थे, मतलब कर्णछेदन, नामकरण, इस तरह के संस्कारों पर ये आधारित है। आगे बात कर ले तो कोई अजनबी नहीं 1966 का है। कोई अजनबी नहीं, ये रामरती की मनोव्यथा का इसमें चित्रण किया गया है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। 2 बूंद जल 1966 का है और 2 बूंद जल जो है ये इसमें दिखाया गया है कि देह व्यापार, ठीक है। एक स्त्री होती है, पहाड़ी स्त्री, लेकिन वो दलित होती है, वो किस तरह से दलित व्यापार में, उसमें देह व्यापार में चली जाती है, ठीक है। 2 दुखों का एक सुख 1966 का है। तो 2 दुखों का एक सुख आप सीधे सीधे पढ़ के निकल जाइएगा। भागे हुए लोग 1966 का, इसमें क्या है कि दिखाया गया है धर्म एवं साधना के नाम पर किस तरह लोग आज के टाइम में पाखंड करने लगे हैं और कर्म कांड के नाम पर एक तरीके से कहा जाए तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। पुनर्जन्म के बाद 1970 का है और इसी के बाद में जल तरंग स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 का है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उगते सूरज की किरण 1976 का है। छोटे छोटे पंक्षी। रामकली 1978। सर्पगंधा, सूरज किरण, उगते सूरज की किरण भी आप याद रखिएगा। आकाश कितना अनंत है 1979, ठीक है। और इसमें पहाड़ी शहर के जो प्रबुद्ध पात्र हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। आगे बात कर लेते हैं उत्तरकांड, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, डेरे वाले भी। सवितरी 52 नदियों का संगम, ये भी आपको पढ़ना है। अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़, माया सरोवर आप पढ़े रहिएगा। चंद औरतों का शहर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कथा क्षेत्र जिनका बताया है आप वीडियो को रोक के स्लो मोशन में करके आप कथा क्षेत्र नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेस्ट के लिए नंबर दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप नंबर नोट कीजिए 9568802463। इस पे कॉल कीजिएगा। 750 रुपये शुल्क है। 50 टेस्ट पेपर है और 6250 प्रश्न आपको कुल मिलेंगे। और एक टेस्ट की यदि बात करें तो 15 रुपये इसका चार्ज आपको पड़ता है। 125 प्रश्न रहेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, ठीक है। और सप्ताह में 2 टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई आर्थिक रूप से अक्षम है तो भी कॉल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही आप हमें कॉल कीजिएगा। अपनी समस्याएं, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी होंगी, उसके बाद अगर आप उस पर सही हो तो हो सकता है आपको कंसेशन किया जाए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चार्ज इसमें नहीं है। 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको घर बैठे मिल रहा है। आपको सुबह में टेस्ट पेपर भेजा जाता है। आप टेस्ट पेपर खोलिए PDF को, उसके बाद में आप एक नोटबुक पे अपने विकल्पों का चयन कर लीजिए। 125 का पहले का B है, दूसरे का C है, तीसरे का A है, इस तरीके से, और थोड़ा सा स्पेस उसमें छोड़ते हुए चलिएगा। जब हम उत्तर कुंजी भेजेंगे तो आप पेपर को बंद कर दीजिएगा। शाम को आप सीधा आंसर की खोलिएगा। आंसर की खोल के आप मिलान कीजिएगा।
आप देखिएगा कि हमने पहले आपको टेस्ट पेपर भेजा। टेस्ट पेपर भेजने के बाद में आपने एक नोटबुक में टेस्ट नंबर डाल दिया। आप बना लीजिए, आपको 50 टेस्ट पेपर है, 50 पेपर एक साथ रख लीजिए। तो आपने टेस्ट नंबर डाला 15, उसमें आपने पहले का ए लगाया, दूसरे का सी लगाया और तीसरे का डी लगाया। यहाँ पे आप फिर से लाइनिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इतना स्पेस छोड़ना है। फिर आपको जब आंसर की भेज दी गई, आपको पता चला कि आपने पहले का ए लगाया था, आपका सही है, आप सही करके चले जाइए। दूसरे का आपको पता चला कि आपने सी लगाया है, लेकिन इसका जो विकल्प है ये आपका गलत है, इसका विकल्प भी बी है, तो आप इसके आगे बी लिख दीजिएगा। जब आप बी लिख देंगे तो यानी कि ये आपका गलत हो गया। फिर आप इस पेपर को रखिएगा, आंसर की हटा दीजिएगा। इस तरीके के आपने पूरे 125 आपने चेक किए। पहले आप काउंटिंग कीजिएगा कि 125, टाइमिंग लगा के कीजिएगा 2 घंटे। जब आप ये टेस्ट के आंसर लगाते हैं शुरू में तो आप 2 घंटे लगाइएगा। इसी के साथ में आप लिखिएगा 125 में छोड़ दीजिएगा। जब आप ये आंसर की चेक कर लेंगे फिर आप देखिएगा कि 125 में आपके कितने सही हुए हैं। 90, 100, 120। वैसे हमारा अभी 180 से ऊपर बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि पेपर का स्तर अच्छा है। इसके बाद में आप देखेंगे कि दूसरा प्रश्न जो था वो मेरा किस तरह गलत हुआ। क्या वो प्रश्न मुझे आता ही नहीं था, मैंने पहली बार वो प्रश्न पढ़ा, तुक्का लगाया था। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान आई, अगर आपको लग रहा है कि तीसरा प्रश्न आपको ये लग रहा है कि हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने गैस किया कि 2 विकल्प आपने कट कर दिए, ठीक है, आपको लगा कि सी या डी में से कोई एक विकल्प हो सकता है, आपने यहाँ पे डी लगा दिया, इत्तेफाक से आपका ये डी विकल्प सही हो गया। इससे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखने से पहले आपको लग रहा है कि इस प्रश्न में आपको संदेह है, आपका पढ़ा हुआ है लेकिन आप कन्फ्यूजन में हैं, तब आप इस प्रश्न के आगे क्या करेंगे, लगाते हुए विकल्प ही शुरू में आप इसके आगे थोड़ा सा मार्क कर देंगे। मार्क आप पॉइंट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न आपने पढ़ा है लेकिन आप कन्फ्यूजन में हैं, यानी कि आपको दोबारा, अगर आपका उत्तर भी सही हो जाता है तब भी आपको इस प्रश्न को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरह जब आप लिखेंगे, आपको लगा है कि ये प्रश्न बिल्कुल नवीन हमें मिला है, ये प्रश्न हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, आप एक नोटबुक बनाइए, आप उसमें फिर इसको नोट कीजिए, ठीक है। और इस तरह से जो भी नए प्रश्न आपको मिलते चले जाएं, आप उनका एक संकलन करते हुए चले जाइए, फिर उनका आप रिवीजन करते हुए चले जाइए। तो जो भी है आपकी तैयारी, नई रचनाएं आपको मिल रही हैं, नए रचनाकार मिल रहे हैं, नवीन रचनाएं जो वर्तमान में उपन्यास कहानियां आ रही हैं वहाँ से आपको रचनाएं मिल रही हैं, इन सबको आप लेते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए कि कम से कम भी नहीं तो 50 से 60 प्रश्न आपको नए मिलते हैं। कुछ में आपको कन्फ्यूजन होता है, जिनमें कन्फ्यूजन हो रहा है उसको भी लिखिए, क्यों, क्योंकि आप उसका रिवीजन कर लेंगे। और अनभ्यासे विषम शास्त्रम, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी। तो इसीलिए सारी सुविधाएं हम आपको देते हैं, आंसर की भी प्रामाणिक देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम इसका विकल्प तो सी ही होना चाहिए था, फिर आप टेस्ट नंबर डालिएगा 15, क्वेश्चन नंबर का स्क्रीनशॉट हमें भेजिएगा, और जो आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप जुड़े हैं, आप उसमें शेयर कीजिएगा क्योंकि उसकी चैट ओपन रखी जाती है हमेशा आपके लिए। फिर आप हमसे प्रश्न कीजिएगा, हम आपको प्रामाणिकता के साथ में उत्तर देंगे, ठीक है। बच्चे डिस्कशन करते हैं हमसे, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों को कभी कभी प्रश्न की भाषा ही समझ में नहीं आती है क्योंकि प्रश्न घुमा के दिया होता है, तो सीधे सीधे तो एक्सपर्ट भी आपको प्रश्न नहीं देगा। तो ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, एकदम नवीन टेस्ट सीरीज है, नवीन पैटर्न पर आधारित है, रिपीटेड क्वेश्चनों की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। अगर कोई प्रश्न रिपीट भी होता है तो वो किसी दूसरे तरीके से होता है, ठीक है। एक प्रश्न को कितने तरीके से बनाया जा सकता है ये भी, और रिपीट वही प्रश्न होता है जिस रचना से या रचनाकार से अन्यत्र प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं कि आप उनको छोड़ के आगे नहीं निकल सकते। जैसे अब आप उपन्यासों में बात करें तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, मतलब 100 से ऊपर ऐसे मतलब उपन्यासकार हैं जिनको आप छोड़कर उपन्यास को पढ़ ही नहीं सकते, और उपन्यासकार को छोड़िए, उपन्यासों को छोड़ के नहीं निकल सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे 9568802463 पे कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके टेस्ट का जो मतलब आधार रहेगा वो यही रहेगा। बहुत बच्चे हमसे कहते हैं कि आप जब हमें PDF देते हो उस पर आप मार्क कर दिया कीजिए उत्तर का। यदि हम पहले ही मार्क कर देंगे तब आपकी निगाह तो मार्क पे ही जाएगी। तो देखिए, तैयारी करने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है उतना आप कीजिए, ज़्यादा कर सकते हो तो और भी कीजिए।
शांति काल है, आनंद के साथ में तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट रहेगा वो आप ही के पक्ष में रहेगा। बस जैसा हम कह रहे हैं, जिन तथ्यों को हम क्लास में समझाते हैं उस तरह आप पढ़ते चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए आंचलिक उपन्यासकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।